गुड इवनिंग सभी को। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दानाराम। आज अपन सीखेंगे हिंदी के अंदर संधि। और ये जो संधि है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अपने जो 6ठी से 10वीं तक है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो 2-3 दिन के बाद में BSTC का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के अंदर संधि से संबंधित प्रश्न, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इनसे संबंधित होते हैं। तो अपन संधि जो स्वर संधि के 5 भाग लेंगे, उन 5 भागों के अंदर अपन वो सीखने के बाद में फिर अपने उपसर्ग भी सरल हो जाएंगे। तो संधि को किस तरीके से पढ़ना है वो अपन समझेंगे। संधि का जो अर्थ होता है, 2 वर्णों का जो परस्पर मेल होगा उनको अपन संधि कहेंगे। लेकिन जो मेल होने वाले शब्द हैं उनका शाब्दिक अर्थ निकलना ज़रूरी है। अब अपन जैसे पहले स्वर संधि के पार्ट पढ़े हैं। स्वर संधि के 5 भाग हैं हिंदी में। उस 500 में पहला अपन ले रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। अपन इनको ट्रिकली तरीके से भी देखेंगे और इनका एग्जाम्पल भी लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दीर्घ संधि जिसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, इसमें बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। अब यहाँ से जैसे पहले अपन ने एग्जाम्पल लिया रामायण का। अब अपन रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान से देखें, जहाँ से इन तीनों में से अगर कोई शब्द आया है बीच में तो फिर वो दीर्घ संधि हो जाएगी। और जहाँ से आया वहाँ पता करना अपन को, ये आ की मात्रा है, क्या इनके बीच में आ की मात्रा आई है, किनके बीच में, मतलब यहाँ पे आई है आ की मात्रा, तो यहाँ से अपन शब्द को तोड़ेंगे। अब अपन ने लिख दिया राम धन, जैसे आयन लिख दिया, क्योंकि यहाँ तक राम बन रहा था, पीछे अपन ने आयन लिख दिया। अब ये लिखने के बाद में क्या दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ निकल रहे हैं? राम तो चलो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन आयन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे एक बार आयन लिखते हैं। आयन आपने हिंदी की किताब पढ़ी है, उसमें आयन शब्द भी नहीं देखा होगा। अब अपन इस शब्द को और भी करते हैं, आयन लिखते हैं, राम धन आयन। अब आयन का मतलब होता है मार्ग और राम का मतलब राम, यानी राम जिस पथ पर चले थे, अर्थात राम जिस मार्ग पर चले थे, रामायण। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन को जैसे और भी संधि विच्छेद करना, जैसे मुक्तावली। अब अगर अपन इसको देखेंगे, जहाँ से अपन को पता चले वहाँ से शब्द को तोड़ना है। दीर्घ संधि के अंदर अपन को पता चलता है आ या ई या ऊ है, तो इसमें आ की मात्रा, जहाँ से आ की ध्वनियाँ आए उनसे पहले अपन को शब्द को तोड़ना है। तो यहाँ पे अपन को पता चलना है। अब अगर विच्छेद करने के बाद में दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। जैसे अपन ने जहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है। अब यहाँ से पता चला तो अपन ने पहले तो ले लिया मुक्त, क्योंकि यहाँ से पता चला था। और पीछे अगर अपन शब्द देखें तो आवली भी होता है, अवली भी होता है। एक बार अपन ले रहे हैं आवली। अब ये लिखने के बाद में मुक्त का मतलब होता है एकदम फ्री, और आवली का मतलब पंक्ति, फ्री पंक्ति, कोई शब्द का मेल नहीं हो रहा है। दूसरा अपन ने यहाँ ले लिया मुक्ता और ये कर लिया अवली। इस अवली का मतलब है माला और मुक्ता का मतलब है मोती। अब यहाँ पे दोनों शब्दों को सेट करो, यानी मुक्ता का मतलब मोती, अवली का मतलब माला, यानी मोतियों की माला। इस प्रकार से मतलब शब्द का अर्थ निकलना है। जब शब्द का अर्थ निकलेगा तो वो संधि विच्छेद होगा, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो भोजनालय, ये जैसे लिया भोजनालय। अब जहाँ से पता चले उनसे पहले अपन को शब्द तोड़ना है। जैसे अपन को यहाँ से पता चला, अब यहाँ से पता चला तो अपन पहले शब्द को तोड़ेंगे, जैसे भोजन, और पीछे अगर अपन लिखे अले। अब अले लिखने के बाद में भोजन का तो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या अले का शाब्दिक अर्थ होता है? नहीं होता है। तो अपन ने पीछे आ की मात्रा लगा दी, आले। आले का मतलब होता है घर, भोजन का मतलब भोजन, भोजन का घर, अर्थात अपन रसोई घर भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक शब्द है विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब यहाँ पे जहाँ से अपन को पता चले उससे पहले शब्द को तोड़ना है। अब देखो यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि ये दीर्घ संधि का आ है, इससे पहले अपन अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्या धन, विद्या हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा? एक तो आर्थी, एक अर्थी। अर्थी का अर्थ होता है लेकिन आर्थी का अर्थ नहीं होता है।
विद्या को अर्थ करने वाला अर्थात विद्या को ग्रहण करने वाला। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा है अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, ये शब्द लिखा। अब यहाँ से अपन को कहाँ पता चल रहा, मतलब यहाँ पे पता चल रहा है ना, यानी यहाँ पे आ की मात्रा है। अब जहाँ से पता चला उससे पहले अपन शब्द को लेंगे, तो अपन ने शब्द लिया अभय, ठीक है। और अपन इसके पीछे अगर या लगाते आ की मात्रा तो अभ्या, अभ्या का कोई अर्थ नहीं होता है धन। अब पीछे अभय तो लिख दिया। अब यहाँ पे एक तो आरण्य बच रहा है, एक अरण्य, ये अरण्य। तो अभय का मतलब जो भय मुक्त हो, यानी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं हो। भय का मतलब डर और अभय का मतलब कोई भी डर नहीं हो। अरण्य का मतलब वन, ये वन, कानन, विपिन, ये वन के पर्यायवाची है। तो वन में रहने वाले जो भी जीव जंतु है उनके लिए इस प्रकार का माहौल उत्पन्न किया जाए ताकि उनको कोई भी डर ना हो। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अभेदन अरण्य। तो अ वाला भाग अपन ने आ वाला इसके पढ़ लिए। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो वो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, और बाकी ऑफलाइन जो भी बैठे हैं वो उतार लेंगे। आ वाला भाग अपन ने पढ़ा था। अब ई की ध्वनि पढ़ेंगे अपन, दीर्घ संधि के अंदर ई की ध्वनि। अब जहाँ से अपन को पता चले उससे पहले अपन को शब्द तोड़ना है। जैसे ये ई है तो क्या यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उससे पहले आप शब्द को तोड़ो। जैसे आपने लिखा गिर, ठीक है। अब गिर लिखने के बाद में क्या गिर का अर्थ होता है? अगर अर्थ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसको आगे और बढ़ाओ। अब गिर का अर्थ नहीं था इसलिए अपन ने लिख दिया गिरी, ठीक है। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, और धन इंद्र, इंद्र का मतलब भगवान, यानी पहाड़ के ऊपर रहने वाले भगवान। अब जैसे यहाँ पे ई के इंद्र के अंदर छोटी मात्रा होगी और ईश्वर में ई की मात्रा बड़ी होगी। इसी प्रकार जैसे ये गिरीश, तो अपन इसका लिखेंगे गिरी धन ईश। ये तो इंद्र था और ये ईश है, तो ईश के अंदर बड़ी मात्रा होगी। अपन को यहाँ से पता चला था, तो इससे पहले अपन ने शब्द तोड़ा, वो शब्द टूट रहा था, गिर बन रहा था, गिर का कोई अर्थ नहीं था, ये ई की ध्वनि थी तो अपन ने ई की ध्वनि लगाई, गिरी धन ईश, गिरीश। इसी प्रकार जैसे रजनीश, तो यहाँ पे आपको रजनीश यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये दीर्घ संधि का भाग है और दीर्घ संधि में बड़ी ई की मात्रा है। तो उससे पहले आप शब्द को तोड़ोगे, यानी आपने लिखा रजन और ई की ध्वनि है रजनी धन ईश, रजनी का मतलब रात्रि। इसी प्रकार भानुदय, अब देखो यहाँ पे ई की तो ध्वनि नहीं है, ऊ की ध्वनि है। जहाँ से पता चले वहाँ से शब्द को तोड़ना है। भानु, ऊ की ध्वनि है ना, ऊ की ध्वनि है तो अपन लिखेंगे भानु धन उदय। क्योंकि उदय क्यों लिखेंगे, देखा यहाँ से पता चला, यहाँ से अपन ने लिख दिया भानु। भानु सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, भानु धन। फिर पीछे क्या बचा, ऊ और दय, उदय, यानी सूर्य का उगना, भानु का उगना। इसी प्रकार वधूत्सव, तो वधूत्सव के अंदर यहाँ से पता चल रहा है, अपन ने लिखा वधु धन, ऊ की ध्वनि आ रही है, उत्सव। यानी ये जो टुकड़े किए, वधु का भी अर्थ है, उत्सव का भी अर्थ है, भानु का भी अर्थ है, उदय का भी अर्थ है, रजनी का भी अर्थ है, ईश का भी अर्थ है। इसी प्रकार भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि भू ऊर्जा का अपन करेंगे। यहाँ से पता चला, जहाँ से पता चला उससे पहले शब्द को अपन ने लिया, ये भू धन ऊर्जा, ऊर्जा का अर्थ होता है, भू का भी अर्थ हो जाएगा। तो दीर्घ संधि के अंदर अपन ने ये इनकी बड़ी आ की ध्वनि, बड़ी ई की ध्वनि, बड़ा ऊ की ध्वनि, तीनों के अपन ने एग्जाम्पल लिए और समझे। अब अपन आगे अपन देख रहे हैं, ये जो भी देख रहे हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन आगे पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि। अब देखिए गुण संधि के अंदर आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। वो तीन चीज़ें कौन सी, एक ए की ध्वनि, एक ओ की ध्वनि, ए ओ आर, ठीक है, या यूँ लिख सकते हैं ए ओ आर। अब जहाँ भी ए ओ आर आएगा
उसकी जगह क्या करना है, ये विशेष तौर पर अपन को ध्यान रखना है। अब देखें जैसे यहाँ पे ए है, तो इस ए की जगह जहाँ भी ए आएगा उसकी जगह आप ई लगाओगे, और जैसे ये ओ है तो जहाँ भी ओ आएगा उसकी जगह आप ओ की ध्वनि लगाओगे, और जहाँ अर आएगा उसकी जगह री की ध्वनि लगाओगे। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जहाँ भी ए आए उसकी जगह तो आप सीधा ई लगाओगे, और जहाँ ओ आए उसकी जगह आप सीधा ऊ लगाओगे, और अर आए उसकी जगह री लगाना है। ठीक है। अब अपन ने जैसे एग्जाम्पल लिया रमेश। अब रमेश लिखते, इससे पहले जो अपन ने दीर्घ संधि पढ़ी थी उसमें 3 मात्राएं थी, बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की। क्या यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा है? नहीं। बड़ी ई की भी नहीं है, बड़ा ऊ की भी नहीं है, तो ये ए है, ये वाली मात्रा। तो ये कौन सी संधि का पार्ट है? गुण संधि का। अब जहाँ ए आया उसकी जगह तो आप ई लगाओगे। जहाँ से अपन को पता चल रहा है, जैसे अपन को यहाँ से पता चल रहा है कि ये गुण संधि है, उससे पहले आप शब्द को तोड़ो। आपने लिख दिया रम, और ए आने के कारण आपने लिख दिया ए का ई, और पीछे स का स, तो ये तो ईस हो गया। अब यहाँ पे आपने जो रम शब्द लिखा है, क्या इसका अर्थ है? रम का अर्थ नहीं है ना। अब अर्थ नहीं है तो आपने लिख दिया रमा, रमा धन ईस। तो रमा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होना जरूरी है। इसी प्रकार अपन ने एक शब्द लिया देवेंद्र। जहाँ से आपको पता चले वहाँ से आपको शब्द तोड़ना है। तो यहाँ से आपको पता चला कि ए की ध्वनि है, ए की ध्वनि का मतलब गुण संधि है। अब जहाँ से पता चला उससे पहले अपन ने शब्द को ले लिया देव, और जो ए है उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? ई की ध्वनि, देव धन ई, और न और दर, इंद्र। अब देखिए देव का अर्थ निकलता है, इंद्र का भी अर्थ निकलता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपने एक शब्द लिया सुरेश, तो यहाँ पे ए की ध्वनि है ना, जहाँ से अपन को ध्वनि का पता चल रहा उससे पहले आप शब्द लो। जैसे ये ध्वनि का पता चला कि गुण संधि है सुर, ये तो हो जाएगा सुर। अब ये ए है, इस ए का क्या हो जाएगा? ई, तो सुर धन ई, और स में बड़ी हो जाएगी ईश्वर में, तो सुर धन ईश। सुर का मतलब देवता, देवताओं के भगवान। इसी प्रकार आपने लिखा जैसे महेश, तो आपके ये हो जाएगा महेश है। देखो यहाँ जहाँ से भी ध्यान पड़े उससे पहले शब्द लो। पहले से शब्द लिया मह धन, ए है तो ये हो जाएगा बड़ा ई, और पीछे स, ईस। लेकिन यहाँ जो आपने मह लिखा इसका कोई अर्थ है? नहीं अर्थ है, तो अपन जैसे यहाँ लगा दिया महा, महा का कोई अर्थ है? महा यानी महान, बड़ा, और ईस का मतलब ईश्वर। तो ये इनके अर्थ निकल गए। इसी प्रकार जैसे आपने लिखा परोपकार, परोपकार। अब देखो यहाँ पे ओ की ध्वनि है, ओ की ध्वनि, इसका मतलब गुण संधि में आ रहा है, और जहाँ भी ओ आएगा उसकी जगह किसकी मात्रा आएगी? ऊ की मात्रा आएगी। तब आपने लिख दिया, जहाँ से पता चला उससे पहले शब्द ले लिया पर, और ओ का आपने क्या लिखा? ऊ, तो ये पर धन ऊ, और पीछे प का प, का, रह का रह। अब आपने जो 2 शब्द तोड़े हैं, क्या इनका शाब्दिक अर्थ निकलता है? पर का मतलब पराया, दूसरा। उपकार का मतलब भलाई, यानी परायों की भलाई, दूसरों की भलाई। ठीक है, यानी पर का अर्थ हुआ पराया, उपकार का मतलब भलाई। तो ये इसका हो गया। इसी प्रकार एक शब्द है गंगोर्मी, गंगोर्मी। अब ध्यान दें, जहाँ से पता चल रहा है उससे पहले आप शब्द को लो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ओ की ध्वनि है, ओ की ध्वनि है तो ऊ लगाएंगे, लेकिन पता कहाँ से चल रहा है? यहाँ से चल रहा है ना, गुण संधि है। जहाँ से पता चला उससे पहले अपन ने शब्द लिया, तो ये शब्द बचा गंग, गंग हो रहा था। ठीक है, गंग का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए अपन ने क्या लिखा? गंगा। और गंगा लिखने के बाद में ओ का अपन क्या लिखेंगे? ऊ, ये अपन ने ऊ लिख दिया। और रमी का रमी, उर्मी, गंगा धन उर्मी। अब उर्मी की ये मात्रा लगा देते हैं, गंगा धन उर्मी हो जाएगा। ठीक है, गंगा धन उर्मी, यहाँ पे मात्रा लगाई, गंगा धन उर्मी हो जाएगा। अब देखो उर्मी का मतलब होता है लहर, इसकी पर्यायवाची शब्द है लहर, वीची। तो गंगा की लहर, गंगा जो नदी है वो इस प्रकार से लहरें उत्पन्न कर रही है, तो ये गंगा की लहर। इसी प्रकार से अगर आपके दूसरी नदी के बारे में आया, जैसे सिंदूर में आया,
तो सिंधु धन उर्मी यानी सिंधु नदी की लहर। ठीक है, तो ये अब ये है यथेष्ट। यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि गुण संधि है, जहाँ से पता चल रहा है वहाँ से शब्द तोड़ेंगे। तो अपन ने यहाँ पे यथा लिख दिया, यथ लिख दिया। ठीक है, ये यथ। अब यथ लिखने के बाद में अपन को यहाँ से पता चला था, अपन ने यथ लिख दिया। और ए का अपन के क्या होता है, ए का ई होता है और स का स, ट का ट, ये तो अपन लिख दिया इष्ट। अब यहाँ जो शब्द आपने लिखा है उस शब्द का क्या अर्थ निकलता है। जैसे मान लो ये यथ है, क्या यथ का अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। जब अगर नहीं निकलता है तब अपन क्या करेंगे, अगर जैसे नहीं निकला, यथ का नहीं निकला, तो इसका मतलब आ की ध्वनि लगाएंगे, यथा धन इष्ट, तो ये हो जाएगा यथेष्ट। इसी प्रकार जैसे विरोचित, अब यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ये है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, जहाँ से पता चला उससे पहले अपन ने शब्द लिख दिया वीर धन, ओ की मात्रा है तो ओ का अपन क्या लिखेंगे, ये ओ का ऊ लिख देंगे, ऊ, और ची का ची, त का त, तो वीर धन उचित। इसी प्रकार जलोर्मी है, ओ की ध्वनि है, ओ की ध्वनि है, यहाँ से पता चला, जहाँ से पता चला उससे पहले अपन शब्द को तोड़ते हैं, जल धन। अब यहाँ पे ओ है तो इसका मतलब ऊ, और अर्मी, ये उर्मी हो जाएगा, जल की लहर। ठीक है ना। इसी प्रकार महर्षि, अब यहाँ पे देखो अर आ रहा है, अर आ रहा है तो मतलब ये है, तो जहाँ से पता चले उससे पहले शब्द लो, यहाँ से पता चला इससे पहले अपन ने लिखा महा। अब यहाँ पे री है, अर है, अर का क्या हो जाएगा री, तो अर का अपन ने लिख दिया री। अब ये सी का सी। ठीक है, अब महा का क्या अर्थ होता है, नहीं होता है, तो अपन लिख दें महा, महाधन ऋषि। इस प्रकार से आपने गुण संधि को पढ़ा। ये वाला स्क्रीनशॉट कर ले और ऑफलाइन वाले इसको उतार ले। अब अपन आगे पढ़ेंगे, दो मात्राएं ध्यान रखनी है, यानी जिसके ऊपर दो मात्राएं हैं वो आपके वर्धी संधि हो जाएगी। लेकिन इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ये एक एक है, दो मात्राएं थी, अपन ने पता कर लिया कि कौन सी संधि है, वर्धी संधि है। ठीक है ना, दो मात्राएं थी, अपन ने पता कर लिया। अब यहाँ पे संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जहाँ से पता चला उससे पहले अपन लेंगे। जैसे पता यहाँ पे चला था, इसकी दो ध्वनियाँ, दो मात्राएं थी, यहाँ से पता चला तो अपन यहाँ से पहले लेंगे एक, और पीछे ए आने पर ये ए हो जाएगा एक, एक धन एक। अब दोनों का अर्थ निकल रहा, एक यानी एक और यहाँ भी एक यानी एक। इसी प्रकार इसको देखो आप, परमेश्वर। ठीक है, तो जहाँ से पता चला उससे पहले शब्द लोगे। आपको पता यहाँ से चला, इससे पहले आपने लिया परम, और ये पे ए है तो यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी ईश्वर। ठीक है, परमेश्वर। अगर मान लो ए लिखा हुआ है तो ए की मात्रा, ओ है तो ओ की मात्रा। ठीक है, ए है तो ए की मात्रा, ओ है तो ओ की मात्रा, ये ध्यान रखना। जैसे ये ए की मात्रा थी तो ये ए, ओ की है तो ओ। ठीक है, किसी में औ भी होगा, किसी में ओ भी होगा, वो शब्द के अनुसार। अब ये परम धन ऐश्वर्य हो गया। इसी प्रकार परमोच, तो अब जहाँ से पता चल रहा, जैसे यहाँ पे पता चल रहा अपन को औ की मात्रा है, तो मतलब जो दो मात्रा है, जहाँ से दो मात्राओं का पता चला अपन को उससे पहले आपने शब्द लिया परम धन। यहाँ पे किसकी ध्वनि है, औ की है, तो ये औ, और ज, परम धन ओज, दोनों का शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार अगर इसको देखें महोजस्वी, तो यहाँ से अपन को पता चल रहा, जहाँ से पता चला अपन ने पहले लिख दिया महा। क्या महा का अर्थ है, नहीं है, और ओ की ध्वनि है तो इसका मतलब औ, ओ की ध्वनि औ है तो औ का ओ भी होगा और औ भी होगा, वो शब्द के अनुसार ओजस्वी। ठीक है, ओजस्वी ये तो अर्थ निकला, लेकिन इस महा का अर्थ है क्या, नहीं है, तो अपन ने क्या लिख दिया महा, महाधन ओजस्वी। इसी प्रकार अगर अपन इस शब्द को देखें वनौषध को, तो यहाँ से पता चल रहा है ना, उससे पहले आप शब्द लो वन, यहाँ से पता चला वन ले लिया। अब औषध है तो ये औषध, अब औषध का मतलब दवाई, वन से प्राप्त होने वाली दवाई। तो ये अपन ने वर्धी संधि के जो एग्जाम्पल थे वो ले लिए। आप इसको एक बार उतार ले और बाकी वाली स्क्रीनशॉट कर ले। इससे पहले जो संधि पढ़ी थी अपन ने,
दीर्घ स्वर संधि जिसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ। और उसके बाद में अपन ने गुण संधि पढ़ी थी जिसमें ए और वर्धी संधि में 2 मात्राएं पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे यण संधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि है क्योंकि इसके अंदर यण संधि में उपसर्ग भी आएंगे साथ में, इसलिए उपसर्ग भी अपन को समझ में आएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे पहला शब्द लिखा हुआ अत्यधिक। अब देखिए यण संधि के अंदर क्या क्या होगा, य व र, और उनके आगे आने वाला अक्षर जो होगा वो आधा होगा, इसकी पहचान हो जाएगी। यानी एक तो य व र आएगा, इसके आगे आने वाला अक्षर कैसा होगा, आधा होगा। ठीक है, अब जब आधा होगा तो य आएगा उसकी जगह तो ई आएगा, और व आएगा उसकी जगह ऊ आएगा, और र आएगा उसकी जगह री आएगा। अब जैसे मान लो ये पहला शब्द है अत्यधिक, अपन को यहाँ से पता चला आधा अक्षर है और किसके आगे है, य के आगे है। अब जब य के आगे आने वाला अक्षर आधा है तो आप य के आगे जो भी अक्षर आधा है उसमें ई की ध्वनि लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे अपन ने लिखा अ, और ये जो त था इसका ये अत, और ये य की जगह है तो ये ई की मात्रा आ जाएगी, मतलब ये अति हो जाएगा। ठीक है, वापिस ये यह नहीं लगाना है, यह के जो पीछे ध्वनि किसकी आ रही है, जैसे अ की आ रही है तो अति धन अ, और पीछे क्या अधिक, अति धन अधिक। अब अगर आपको पूछे कि अत्यधिक के अंदर उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाला, वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग जाते हैं उससे अपन उपसर्ग कहेंगे। अब अगर आगे लगेगा तो तुम सोचोगे कि ये आगे तो अ लग गया है, इसका मतलब अ लेने के बाद में आप देखो पीछे जो शब्द बनना है वो तयधिक। तयधिक कोई शब्द होता है, नहीं होता है। तो इसका जब अपन ने संधि विच्छेद किया तो अपन को मिला अति धन अधिक, तो इसका संधि विच्छेद ये हुआ ना, अति धन अधिक। अब इसके अंदर आगे वाला ये उपसर्ग है, ऐसा मत करना कि ये आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये शब्द है अत्युत्तम। अब ध्यान दे, य के आगे आने वाला अक्षर जो भी होगा वो आधा होगा, उस आधे अक्षर में ई की ध्वनि होगी। जैसे यहाँ पे य के आगे आने वाला अक्षर क्या है, त है, अपन ने ये लिखा अ, और य के आगे आने वाला जो त था वो त पूरा लिख दिया, और य के आगे आने वाला है इसलिए क्या लगाएंगे, ई की ध्वनि अति। और इसके बाद में देखो यहाँ पे य के जो य से तो अपन को पहचान मिली है, पहचान वाला नहीं लिखना, ये मात्रा किसकी है, ऊ की है, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम। अब देखो अति उपसर्ग हो गया, उत्तम एक मूल शब्द बन गया जिसका अर्थ होता है, अधिक का भी अर्थ होगा, उत्तम का भी अर्थ होगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, अपन को सीधा पूछे तो अपन ये कर सकते हैं कि प्र उपसर्ग होगा, नहीं। अब इसका पहले संधि विच्छेद करो। जब अपन ने संधि विच्छेद किया, य के आगे आने वाला अक्षर क्या है, आधा, और य के आगे आने वाला अक्षर आधा है तो उसकी जगह क्या लिखना है, ई। जो आधा अक्षर आया उसकी जगह लिखना है, तो ये हो जाएगा प्रति धन। किसकी मात्रा है, य के ए की मात्रा है, प्रति धन एक। अब इसका उपसर्ग जो है ना वो प्रति हो जाएगा। इसी प्रकार अन्वेषण, देखो यहाँ पे यह नहीं है, क्या है, वह है, तो वह आया तो इसके लिए अपन क्या किसकी ध्वनि लगाएंगे, ऊ की। अब अपन को पूछे इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो ये अ उपसर्ग नहीं है, अ लिखेंगे तो नवेषण बन जाएगा। क्या नवेषण का अर्थ होता है, नहीं होता है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अ। अब ये जो न था वह की ध्वनि है तो क्या आएगा, ऊ आएगा, तो अपन ने लिख दिया अ न, और वह की ध्वनि के कारण ऊ लिखा, अनुधन। अब पीछे क्या बचा, ए की मात्रा, ये ए की मात्रा सन, अनुधन ऐसन। अब ये अन्विति है तो वह के आगे आने वाला कैसा अक्षर है, आधा अक्षर है, तब अपन लिखेंगे अन, ये तो लिख दिया, वह के आगे है तो किसकी मात्रा लगाएंगे, ऊ की, तो ये हो जाएगा अनुधन। अब देखो यहाँ पे वह है, पीछे ध्वनि किसकी, अ, यहाँ पे अन्विति, ई की ध्वनि है, यहाँ पे देखो अन्वी, तो ई की ध्वनि है तो ई ती, अनुधन इति। इसी प्रकार पितृज्ञा, अब देखो यहाँ पे री है, पितृज्ञा, र की ध्वनि है ना, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पितृ धन, पीछे किसकी, आ, ये आ, और ज्ञा यानी पिता की आज्ञा, इत्यादि। अब इत्यादि है, यह के आगे आने वाला अक्षर कैसा है, आधा है। जब यह के आगे आने वाला आधा है तो उसके ऊपर मात्रा अपन लगाएंगे, यह में किसकी मात्रा लगाएंगे, ई की, तब ये हो जाएगा इति
ठीक है, और पीछे आ, इति धन आदि, इति धन क्या हो जाएगा आदि, तो ये उपसर्ग भी निकल गया। तो इस प्रकार से यण संधि के अपन ने एग्जाम्पल लिए। और यण संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपन को उपसर्ग का भी पता चलता है। अब आपको पूछा, ये जैसे मान लो ये अतिसार है, ठीक है, आपको पूछा इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है, क्योंकि इसमें पता तो चला नहीं कौन सी संधि है, पता नहीं चला, मतलब ये व ये तो नहीं थे। अब इसके बाद में इसमें उपसर्ग पूछा है तो अपन को आगे वाला अक्षर देखना है, आगे वाले वो शब्द जो मूल शब्द को अलग कर देते हैं। क्या यहाँ पे मूल शब्द को अलग कर देते? अ लिखने के बाद में तिसार, तिसार कोई अर्थ नहीं होता है। आपने ये अति निकाला, अति के बाद में बचा सार, सार का अर्थ होता है ना सार यानी सारांश, ठीक है। तो अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे एक शब्द मैंने लिया अभिमान, अभिमान, अब देखो यहाँ पे अ लिखाएंगे ना तो भीमान बचेगा, भीमान का कोई अर्थ नहीं होता है। और अभी निकला ना तो पीछे बचा मान, तो ये इसका अर्थ निकलना चाहिए। यण संधि तक अपन ने पढ़ लिए थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी वाले यहाँ जो भी बैठे हैं वो इनको उतार दें। अब अपन अयादि संधि पढ़ेंगे। अयादि संधि के अंदर जब भी अय आएगा उसकी जगह ए, आय आएगा उसकी जगह अय, अब आएगा उसकी जगह ओ, और आव आएगा उसकी जगह औ आएगा। अब जैसे पहले मैंने लिया नयन, अगर इसका अपन उच्चारण करें नयन, न अ, यहाँ पे अ बच रहा और यहाँ पे य अय है। अब जब अय आएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो ये जो न है ना इसका हो जाएगा ने, ठीक है, ए आ जाएगा, यानी ए की मात्रा आ जाएगी, ने हो गया। अब यहाँ पे अय, पीछे ध्वनि किसकी बची? अ की, तो ये हो जाएगा अ और पीछे न का न, तो ने धन अन। इसी प्रकार मैंने जैसे लिखा नायक, ठीक है, यहाँ पे आय, आय की ध्वनि है ना, अब यहाँ पे आय है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ए, तो ये जो ने आया है उसके ऊपर अपन लगाएंगे ए, ने यहाँ लिख देते हैं अपन, ने धन। अब यहाँ पे क्या बच रहा पीछे? य ध्वनि किसकी बच रही? य अ की बच रही है, तो ने धन अक। इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा पवन, पवन उच्चारण जो हो रहा पवा, अ की ध्वनि आ रही है, अव आ रहा है, तो अव होगा तो ओ की मात्रा हो जाएगी, यानी प जो है इसके ऊपर ओ की मात्रा, धन, यहाँ पे क्या बचेगा? अ और पीछे न का न, अन। इसी प्रकार मैंने लिखा पावक, तो यहाँ पे आव, आव है तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, तो ये पौ धन। अब यहाँ पे क्या पीछे? अ और क, अक। तो ये अयादि संधि के अंदर ये चार थे, आप इसको नोट कर देना, ठीक है। अभी जो है अपन जो भी संधियाँ पढ़ी थी उस सभी का रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक बार पुनः देखेंगे उसको, मतलब वृद्धि संधि क्या होगी, दीर्घ संधि क्या होगी, गुण संधि क्या होगी, और उसमें क्या क्या अपन को याद करना है। पहले अपन ने पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो इसमें आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा थी, ठीक है। यानी जहाँ से अपन को पता चलेगा, मतलब जहाँ आ की मात्रा है या ई की मात्रा है या ऊ की मात्रा, तो उस पता चलने के बाद उससे पहले वाले शब्द को तोड़ना है। तोड़ने के बाद में अपन देखेंगे जो दो शब्द अपन ने टुकड़े किए, क्या उसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो संधि विच्छेद हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं तो गलत होगा। जैसे एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ मंजूसा, मंजूसा, ठीक है। यहाँ पे ऊ है, ये ऊ है, जहाँ से अपन को पता चला ये ऊ आते ही दीर्घ संधि हो गई। जहाँ से पता चला उससे पहले शब्द लो आप, जैसे अपन ने ले लिया मंजू, ठीक है, और इसके बाद में पीछे ध्वनि किसकी? ऊ की है, उषा। कई बार लड़के जो है इसका लिख देते हैं मंजू धन सा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये ऊ की तो मात्रा लगा दी, पीछे बच गया सा। क्या सा का अर्थ निकलता है? सा का अर्थ नहीं निकलता है ना, जब कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा मंजू धन उषा। इसका अर्थ होता है, मंजू का मतलब होता है सुहानी और उषा का मतलब होता है किरणें, यानी सुहानी किरणें। तो दोनों का शाब्दिक अर्थ निकला। यानी आप सोचो कि मंजू और उषा लड़की का नाम है, नहीं, मंजू का अर्थ होता है सुहानी और उषा का अर्थ होता है किरणें। तो दीर्घ संधि के अंदर अपन ने ये आ ई ऊ ये पढ़ा था। दीर्घ के बाद में अपन ने पढ़ा था वृद्धि संधि, गुण संधि पढ़ा था।
लेकिन थोड़ा वर्दी संधि का लिख देते। वर्दी संधि में अपन को क्या याद रखना है, 2 मात्राएं हो, टुकड़ा करना अपन सीख गए थे। इसी प्रकार अपन ने एक सीखी थी गुण संधि। गुण संधि में 3 मात्राएं अपन ने पढ़ी थी, ए, ओ, अर। ये आपको याद होनी चाहिए, कभी भी पूछे दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। दीर्घ का मतलब बड़ा और ये तीनों ही बड़े हैं। और वृद्धि संधि आते ही 2 मात्राएं। गुण संधि के अंदर 1 मात्रा होगी, ए, ओ और अर। गुण संधि के बाद में अपन ने पढ़ी थी यण संधि। यण संधि देखो य व र, ये तो चलेंगे, य व र, ठीक है। अब जो इसका मैंने बताया था, इनके आगे आने वाला अक्षर क्या होगा, आधा। और यह आते ही क्या हो जाएगा, ई, व आते उ और र आते री। और इसके बाद में अपन ने चौथी संधि पढ़ी थी अयादि संधि। अयादि संधि में अपन ने 4 पार्ट पढ़े थे, अय, आय, क्योंकि नाम है ना आया, तो ये अय, आय और अव और आव, ये चारों पढ़े थे। अय में था ए, इसमें था अय, अव में था ओ और इसके अंदर था अव। ये 4-5 संधि अपन ने स्वर संधि के 500 पार्ट हिंदी के पढ़े थे। जो BSTC की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार, अभी टाइम बहुत ही कम बचा, आपके पास 1 दिन है, तो एक बार वो बहुत अच्छी तरीके से देख ले। और देखने के बाद में इस तरीके जो प्रश्न आएंगे आप इनको बहुत अच्छी तरीके से हल कर पाओगे। और इसके अलावा अगर आप, मैंने अभी बीच में बताया था, जैसे मान लो ये शब्द है अति प्रिय, अगर अपन को इसमें उपसर्ग ढूंढना है तो यहाँ पे अगर अपन आगे वाले अ को ले ना तो पीछे तिप्रिय शब्द बचता है। तिप्रिय का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए अपन इसको लिखेंगे अति और प्रिय, यानी प्रिय का अर्थ निकलता है और अति का भी, अति उपसर्ग अपन ने निकाला। तो यानी जो उपसर्ग निकालने के बाद में मूल शब्द बचना चाहिए, उस मूल शब्द का अर्थ बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि तिप्रिय लिख करके और जो ऑप्शन आया वो अपन क्लिक कर दे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी का धन्यवाद। BSTC वाले एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख ले और परसों के एग्ज़ाम में वो नोट करें। थैंक यू, धन्यवाद।